नया रास्ता पार्ट 11। मीनू के पिताजी की हालत काफ़ी नाजुक हो चली थी। डॉक्टरों ने पूर्ण आराम के लिए कह दिया था। घर में आशा, रोहित, माँ तीनों ही उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी ये हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो वे बेचैन हो उठती। कौन करेगा इन दोनों की शादी? यदि इनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका? आदि अनेक विचार माँ के मस्तिष्क में कौंध जाते। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोए रहते, परंतु जब भी उन्हें होश आता तो मीनू को ही याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। आसपास के लोगों को जिनको भी पता चल रहा था उनसे मिलने आ रहे थे। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस कारण उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा था। सुबह के 9 बजे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नजरें दरवाजे की ओर थी। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी आंखें खोली और मंद आवाज में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी, बस आने ही वाली होंगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उनकी नजरें दरवाजे की ओर ही थी। उन्हें मीनू का इंतजार था। तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी। मीनू की यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। भरे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। क्या हो गया उन्हें अचानक? अभी कुछ दिन पहले तो उन्हें अच्छी हालत में छोड़कर गई थी। दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है। कहते हुए माँ का गला भर आया। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही। फिर माँ से बोली, माँ, कहाँ लेटे हैं पिताजी? हाँ बेटी, तुझे तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं। सामने वाले कमरे में लेटे हैं, मिल लो। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम जी की आंखें बंद थी। वे शायद सो गए थे। वैसे भी दवाइयों का नशा सा था। कभी आंखें बंद कर लेते थे, कभी आंखें खोल लेते थे। मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद हैं, तो उन्हें जगाना उचित न समझा। वह बाहर लौटने लगी। तभी पास बैठे रोहित ने कहा, दीदी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नज़र समाचार पत्र की ओर थी तो दूसरी नज़र पिताजी की ओर। उसे इंतज़ार था कि वे कब जागें और कब वह उनसे मिले। दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ कि वे शायद जाग गए हैं। मीनू अपनी कुर्सी से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे। मीनू को पास खड़ी देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। धीमी आवाज में वे बोल पड़े, मीनू बेटी,
तो कब आई? अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? ऐसी ही है, कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा था मानो इतना बोलने से ही उन पर काफी जोर पड़ा है। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी ये हालत मीनू से देखी नहीं जा रही थी। मीनू का दिल भर आया। आखिर क्या हो गया उन्हें? वे तो स्वस्थ थे। अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घुमड़ने लगे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना की तस्वीर की ओर गई। नृत्य के विभिन्न भावों में खिंची फोटो देखकर मीनू को ख्याल हो आया कि आज उसे भी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। तभी उसकी नज़र घड़ी की ओर गई। घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वह मेरठ में होती तो इस समय कथक नृत्य का अभ्यास कर रही होती। सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था, परंतु समय को कौन जान सका है। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही है। यद्यपि मीनू की खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था, इसलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर मीनू ने टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस दिन तो सभी की भूख उड़ गई थी। रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी? रात दिन जागना होता है उनके साथ। अच्छा माँ, थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूख के ही थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर पिताजी के पास जाकर बैठ गई। लगभग 1 सप्ताह यही क्रम चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, कभी माँ तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सब की सेवा व ईश्वर के आशीर्वाद से पिताजी की दशा में काफी सुधार हो गया। अब वे धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे। प्रातः लगभग 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। मीनू की बुआ जी व फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर आए थे। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुंचे। पहले उन्होंने भैया से कुशल क्षेम पूछी और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें करना उचित नहीं, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर ने अधिक बातें करने के लिए मना किया था। एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दे कि इतनी बातें ना करें, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह उनसे कुछ न बोली। बुआ जी वहाँ बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रही। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, परंतु वे कहाँ चुप होने वाली थी, वे लगातार बोलती ही रही। अब मीनू से चुप न रहा गया। मीनू बोल ही पड़ी, बुआ जी आपको सफर की काफी थकान होगी, आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, इतनी देर पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह बात सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो, कहकर बुआ जी वहां से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी उठ गए। अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपने फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था।
तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूं। ये कहकर वे पिताजी के कमरे में पहुंची। उस समय पिताजी जाग रहे थे। वे उनसे जाकर बोली, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य दूंगी। हाँ बहन जी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? देख, तेरी दो बेटियां जवान हो रही हैं, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने लिखाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। पिताजी ने गर्दन हिलाई और चुप हो गए। भैया, मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटी की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाएगी तो तुझे कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा। पिताजी ने कहा कि बेटियों की शादी की चिंता उन्हें भी है, परंतु लड़का नहीं मिल पा रहा है। सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी कम हो जाएगी, कहकर बुआ अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआ जी फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए। उनको विदा करने के पश्चात अंदर आकर देखा तो पिताजी गहरी चिंता में डूबे थे। बुआ जी की बात सुनकर वे अपनी दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मीनू भी एमए करने के बाद वकालत पढ़ रही है और फिर आशा भी तो बीए कर चुकी है। अभी वे इन्हीं विचारों में तल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगे तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं। उनकी बात बीच में ही काटते हुए माँ बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की नहीं चलती, उस समय सब देखते ही रह जाते हैं। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। उदास स्वर में बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तुम मेरी मन स्थिति नहीं समझ सकती हो। मैं दो बेटियों का पिता हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले ना कर दूं, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया। आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं है, और जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते माँ भी उदास हो गई। लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो। माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। माँ ने मीनू को आवाज लगाई, मीनू बेटे, इधर तो आओ जरा। मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उसे पास में पड़ी कुर्सी में बैठने को कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू, तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफी समझदार हो। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की भी शादी करनी है। बेटी, यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी न सकूंगा।
नहीं पिताजी, आप ऐसी बात मत कीजिए। ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। बेटी, मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी है। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? पास बैठी माँ बोली, मीनू, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम्हें पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ, मैं अपने जीवन को एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम और यत्न की आवश्यकता है। ये सब शादी के बाद संभव न हो सकेगा। मीनू बेटी, तुम्हें वकालत की पढ़ाई पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा। माँ, मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो? आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोजकर उसकी शादी कर दो। ये बात सुनकर पिताजी से रुका न गया। वे बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी बेटी की शादी कर दें? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूँ तो आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? नहीं पिताजी, नहीं। इस काम के लिए न आपका दिल गवाही देगा और न ही मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूँ उस पर पहुंचने के लिए मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माँ व पिताजी दोनों ही चुप रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। ये कहकर मीनू वहां से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चले जाना चाहिए। सायंकाल का समय था। माँ रसोई घर में व्यस्त थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को आराम करते देखते रही, फिर माँ से बोली, माँ, यदि आप कहें तो मैं कल मेरठ चली जाऊं? अच्छा, तुम कल जाना चाहती हो? चली जाओ। तुम्हारी कई दिन से पढ़ाई खराब हो रही है। ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसके दिमाग में पिताजी व माँ की वही बातें घूमती रहीं जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। मीनू को लगा कि कहीं उसने शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती थी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आंख खुली
जब माँ उसके लिए गर्म गर्म चाय बनाकर उसे उठा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर मीनू हड़बड़ाकर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी वह इस समय। यदि उसकी पढ़ाई न होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती, परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता व मंगलमय भविष्य की कामना की।